Well, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal, welcome back once again. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pizza Direction channel. तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है। मतलब ऐसी वीडियो है जो आपको भी ना, अगर आप सोए हुए हैं तो आपको जगा देगी। मतलब कि इतनी ज़बरदस्त वीडियो है। और ये वीडियो है 75 years of independence is a lie, मतलब इट्स अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब ये बेसिकली क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या भारत के 75 साल जो हैं आज़ादी के, क्या ये झूठ है? और इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पर एक वीडियो है जो कि बिग ब्रांड को चैनल का है, और देखते हैं कि इसके ऊपर वो क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग भारत। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं वीडियो। सो गाइज, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम अभिजीत है और आज इंडिपेंडेंस डे है। लेट्स आस्क द क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंस क्या होता है। अब जापान के बारे में सोचिए, क्या जापान एक स्वतंत्र देश है? आप कहेंगे कि है, मैं कहूंगा कि नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ा अनपैक करते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो उसकी समाप्ति से पहले अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब टेस्ट किए, हिरोशिमा और नागासाकी। उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। फिर 1945 में अमेरिका ने जापान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1945 में फोर्स में आया। आज तक वही कॉन्स्टिट्यूशन जापान में लागू है। उन्होंने एक शब्द नहीं चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। और जापान में अगर आप देखेंगे तो यूएस के 130 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस आज भी स्थापित है जापानीज धरती के ऊपर। तो इससे क्या आप इंडिपेंडेंस कहेंगे? हाँ, जापान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है और जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड नेशन है, शायद दुनिया का सबसे एडवांस्ड नेशन है टेक्नोलॉजिकली। इंडिविजुअली हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई इंडिपेंडेंट है, लेकिन नेशन गुलाम है। तो इंडिपेंडेंस एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आप स्वयं एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन आप गुलाम नेशन में रह सकते हैं। अब हम पूछते हैं कि क्या भारत एक स्वतंत्र देश है? आप क्या कहेंगे? लेट्स गो बैक टू सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे भारत के लिए? क्या वो ये वाली आजादी चाहते थे जो 1947 में हमें मिली? वो चाहते थे संपूर्ण स्वराज्य, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब स्वराज्य के अलग अलग मॉडल्स हैं। एक मॉडल है ऑस्ट्रेलिया वाला, डोमिनियन स्टेटस। एक मॉडल है कनाडा वाला, वो भी डोमिनियन स्टेटस है। उनका आज भी मोनार्क ब्रिटिश क्वीन है। दूसरा मॉडल है यूनाइटेड स्टेट्स का मॉडल, कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम एसोसिएशन विद द यूके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अमेरिका ने एक रिवोल्यूशनरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फाइट किया 1775 ऑनवर्ड्स। उन्होंने ब्रिटेन को पराजित किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस और अलग अलग लोग थे ब्रिटेन के, उन्हें पराजित किया और फिर उन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अपने स्वयं के लॉज लिखे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस उन्होंने प्राप्त किया। यही चीज सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापन किया था। अनफॉर्चुनेटली अगर आज सुभाष जी जीवित होते और उनको आप पूछते कि डिड यू सक्सीड और डिड यू फेल, वो आपको यही कहते कि मैं फेल हुआ, मैं इसमें सक्सीड नहीं हुआ जो मैं चाहता था। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिला 15 अगस्त 1947 को। भारत को उस दिन इंडिपेंडेंस नहीं मिला। आप देख लीजिए हिस्ट्री। और भारत का उस समय क्या हुआ कि वाइसरॉय माउंटबेटन बना। वाइसरॉय मतलब क्राउन का एजेंट, एन एक्चुअल रूलर ऑफ द कंट्री मोर और लेस। और भारत में फिर एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। ब्रिटिश लोगों ने अपने बनाए हुए एलीट ग्रुप को पावर ट्रांसफर किया और इसको कहा कि आपका ये इंडिपेंडेंस है। और उन्होंने फिर ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जो 1946 इलेक्शंस के अनुसार बनी थी, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं थे क्योंकि वो फॉरेन ऑक्यूपेशन के अंडर किए गए थे। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। 1950 में शायद कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन भारत के लोगों को ऐसा पूछा नहीं गया कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं, कौन सी डेमोक्रेसी है, क्या आप इसे इंडिपेंडेंस कहेंगे? जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको ये सिखाया जाता है कि उनका जो अभी ये सिचुएशन, जो परिस्थिति है उनकी, ये उचित है जापान के लिए। बचपन से यही सिखाते हैं और ये सब बच्चे सोचते हैं कि जापान एक बहुत ही प्रगतिशील देश है और इंडिपेंडेंट देश है, जबकि वो नहीं है। तो यही प्रश्न आपको भी पूछना चाहिए अपने आप से कि भारत क्या एक इंडिपेंडेंट देश है? आप आजू बाजू देखिए 1947 में क्या हुआ।
एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, लेकिन सारे के सारे सिस्टम्स वही रहे। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आईएएस वही रहा, एजुकेशन सिस्टम वही रहा, आज भी वही है। आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, आपको एमबीए करवाएंगे, सारी एडवांस डिग्रीज देंगे, लेकिन सिस्टम पद्धति वही है 19th सेंचुरी वाली। उसी प्रकार से आपको सिखाते हैं, वही आपको रट्टा मारना पड़ता है। आप कुछ सीखते नहीं है, आप सिर्फ मेमोराइज करते हैं और फिर भूल जाते हैं। आप कोई नया स्किल नहीं सीखते हैं, एक ही स्किल सीखते हैं आप कि आप कैसे एग्जाम पास करें। और आपके हिस्ट्री में, इतिहास में कितना झूठ आपको सिखाया जाता है। अगर आपको मालूम पड़ जाए बचपन से कि आपके पिछले 1000 वर्ष के इतिहास में आपके पूर्वजों के साथ क्या हुआ, तो आप ये सिस्टम कभी चलने नहीं देंगे, आप सब बगावत कर देंगे। इसके लिए आपको एजुकेशन सिस्टम में झूठ पे झूठ पढ़ाया जाता है ताकि आप ऐसे बैठे रहें। एक और प्रॉब्लम है जो भारतीय लोगों में बहुत देखने को मिलता है, वो है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हर कोई तो नहीं, लेकिन बहुत सारे भारतीय नागरिक ऐसा सोचते हैं कि वेस्टर्न नेशंस हमसे सुपीरियर है, वेस्ट के लोग हमसे सुपीरियर है। सब में ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखता है। इसका कारण क्या है? अगर आपके बैंक में $1 मिलियन रहेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आज भारत एक थर्ड वर्ल्ड नेशन है, पर कैपिटा जीडीपी बहुत ही कम है, $2000 पर ईयर से कम है। अगर आप यूएस को देखिए तो $50,000 से ऊपर होगा, जापान को देखें तो $40,000 के ऊपर होगा। ये सब बहुत ही हाई इनकम नेशन है। हम अगर भारत में आजू बाजू चलेंगे तो आपको हर जगह पॉवर्टी दिखेगी, आपको हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगे। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा और आप ऐसा सोचेंगे कि बाहर के लोग, दूसरे लोग, वेस्ट के लोग हमसे ज्यादा सुपीरियर है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। इंडिया हैज टू प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने की जरूरत है। द गवर्नमेंट नीड्स टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ऑब्वियसली, लेकिन इंडियाज इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक और हमें सब मिलकर ये इंश्योर करना है कि भारत सबसे पहले $5 ट्रिलियन जीडीपी का मार्क क्रॉस करे, फिर 10 एंड देन फॉरवर्ड। हिस्टोरिकली भारत सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश हमेशा रहा है until the year 1700 के आसपास तक। इंडिया always accounted for the majority of the world's GDP, at least 1/3 of the entire world's GDP। तो हमें फिर से अपना ये historically rightful position वापस establish करना है। जब हम ये करेंगे तो automatically inferiority complex चली जाएगी। आज देखिए स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है भारत का, इससे कॉन्फिडेंस आता है। As our economy grows, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। So we need to all work together and make the economy grow। दूसरे देशों का अगर आप देखेंगे तो उनका बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। जितना आपके पास पैसा है, जितना प्रॉस्पेरिटी है, उतना इन्फ्लुएंस बढ़ता है। सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, मूवीज वाला इन्फ्लुएंस, ऑल दैट स्टफ। हमारी बहुत सारी मूवीज इंडस्ट्रीज है जो आजकल धीरे धीरे इन्फ्लुएंशियल हो रही है। रिसेंटली 1-2 मूवीज यूएस में भी पॉपुलर हो गई है, लेकिन ओवरऑल हॉलीवुड इज द बिगेस्ट सुपर पावर, राइट? ये हॉलीवुड भी एक प्रोपेगेंडा मशीन है। वो उनके देश को, उनके कल्चर को हमेशा ऊंचा दिखाते हैं और बाकी सबको आफ्टर थॉट दिखाते हैं। ऑल दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स और इसके लिए थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। ये एक ट्रांजिशनरी फेज है, पासिंग फेज है। एज इंडिया ग्रोज ये कॉन्फिडेंस भी अपने आप आएगा, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। सो वी नीड टू इंश्योर कि हम सब साथ मिलकर ये करें। और भारत के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांटेज है। भारत का एवरेज एज बाकी देशों से बहुत कम है। इंडिया इज ए यंग नेशन। भारत दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, लेकिन एज ए नेशन बहुत ही यंग नेशन है। एवरेज एज बाकी देशों से बहुत कम है। चाइना का पॉपुलेशन ओल्ड हो रहा है, जापान का पॉपुलेशन ओल्ड हो रहा है, वेस्ट का बर्थ रेट्स फॉल हो रहा है और उनका भी पॉपुलेशन का एज बढ़ रहा है। भारत के पॉपुलेशन का एवरेज एज काफी कम है। इंडिया इज अ वेरी यूथफुल, वाइब्रेंट नेशन, बहुत एनर्जेटिक नेशन है। तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज है। We need to drive it home and work together to build the economy। आप शेर को लीजिए, लायन। अगर आप लायन को एक बड़े जू में रखेंगे, पिंजरे में नहीं, बड़े जू के अंदर, और उसे 1000 एकड़ की जमीन देंगे, लेकिन आजू बाजू पिंजरा है, उसको आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं और उसके बच्चों को भी आप अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। आप 1 जनरेशन 2 जनरेशन के बाद जो लायन जू में पैदा होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि स्वतंत्रता क्या चीज है, लेकिन वो गुलाम है। आप भी वही शेर हैं। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र है, लेकिन आप नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम स्वतंत्र कब होंगे एक्चुअली? सबसे पहले जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, करप्ट इंस्टीट्यूशंस, उसको हम ठीक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाएंगे, एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारे ऊपर है, जो हमने रेटिफाई भी नहीं किया है। ये सब चीजें जब होगी तब भारत स्वतंत्र होगा। सबसे पहला काम है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स रेज करने हैं। आज भारत के स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे हैं। आपके पर्सनल स्टैंडर्ड्स आप ऊंचे कीजिए, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, आप काम कीजिए, अपने आप को प्रॉस्परस कीजिए, देश को प्रॉस्परस कीजिए। जब भारत एक $10 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी बन जाएगा, तब बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले ताकतवर होना पड़ता है। ये नाम का फ्रीडम नहीं है। जो सचमुच के ताकतवर देश होते हैं वही फ्री हो सकते हैं।
और अगर आप देखेंगे, आप एंटरटेनमेंट सिस्टम को देख लीजिए, एंटरटेनमेंट कैसा है अपना, सब वेस्ट के गुलाम है। आज भी वेस्टर्न मूवीज को कॉपी कर रहे हैं, वही तो चल रहा है, कुछ नया ओरिजिनल नहीं प्रोड्यूस कर रहे। भारतीय हिस्ट्री में कितने सारे ऐसे हीरोज और हीरोइंस हैं जिनको कभी भी बड़े स्क्रीन के ऊपर लाते नहीं है ये लोग। गवर्नेंस को देख लीजिए, जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कंप्लीट कॉपी है यूके के सिस्टम का। ये एक छोटे से आइलैंड में ये सिस्टम डेवलप हुआ 500, 600, 700 साल तक, और उसे हमने एग्जैक्टली कॉपी किया है इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट साइज्ड नेशन में। ये हमारे लिए उचित नहीं है। इतने बड़े देश के लिए एक दूसरा सिस्टम होना चाहिए विच इज मोर इफेक्टिव, जो कम वेस्टफुल हो। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम एक्चुअली स्वतंत्र नहीं है। वी कैन डू सो मच बेटर। तो प्लीज रेज योर स्टैंडर्ड्स एंड अंडरस्टैंड कि भाई एक्चुअल स्वतंत्रता क्या होती है, संपूर्ण स्वराज्य क्या होता है। अपने आप को पूछिए कि सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे और हमें क्या वो मिला है कि नहीं। तो ये बात है, स्वतंत्रता एक अलग चीज है, जो हमें दिखता है वो स्वतंत्रता एक्चुअली नहीं है। हम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन नेशनल इंडिपेंडेंस एक बहुत ही अलग टॉपिक है। आपका अच्छा लाइफस्टाइल होगा, आप अच्छा जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका देश एक्चुअली इंडिपेंडेंट है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, प्लीज थिंक अबाउट इट एंड लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। रेज योर स्टैंडर्ड्स and one day we will have संपूर्ण स्वराज्य। So to conclude, क्या हम सचमुच स्वतंत्र है? Not completely, लेकिन हम बिल्कुल स्वतंत्र हो सकते हैं। We are a very young, energetic and powerful nation, और अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। Let's work for it together. जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस। एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी लग रहा था कि मैं जैसे यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ाई कर रही हूँ या कुछ चीज़ समझने की कोशिश कर रही हूँ। नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझाया है। एक इस तरह से समझाया है कि इंसान को उसकी गलती भी बता दी जाए कि हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, फिर उसका ये भी बता दिया जाए कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जैसे समझा कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उन्होंने बेसिकली भारत को आज़ाद करने के लिए, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये अंग्रेज़ जब तक हमारे सर पे मुसल्लत रहेंगे तो हमारी जो देश की कौम है वो नहीं रह सकती खुश, कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, दिन रात बहुत ज़्यादा, हालांकि उनको किसी ने उनका साथ तक नहीं दिया था। उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो अकेले उन्होंने फाइट की थी, और वो कहाँ नहीं गए थे। उन्होंने जो है वो आज़ादी के लिए वो लड़े और उन्होंने जो है अपनी फौज तैयार की और सब कुछ, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो ये सब कुछ, हमें ये आज जो हम डे देख रहे हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी वजह से तो है। उन्होंने देखा था कि एक आज़ाद मुल्क होगा हमारा जिसमें हमारी कौम आज़ाद होगी, तो वो एक अपनी मर्जी से हर वो चीज़ करेगी, ठीक है, अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। तो यहाँ पर हमें इस वीडियो में जो समझने को मिला है कि हमें बताया जा रहा है बेसिकली कि सुभाष चंद्र बोस जी एक्चुअली चाहते क्या थे। वो यही चाहते थे कि हम लोग आज़ाद हों, हम लोग अपनी सोच को लेकर आगे चलें, हम नए आइडियाज़ निकालें, हम एक अलग पहचान बनाएं। तो आज जैसे कि कॉपी की जा रही है, हर चीज़ की कॉपी की जा रही है। बॉलीवुड को आप देख लो, उन्होंने मूवीज़ की कॉपी की है, तो इस वीडियो में भी यही बताया गया है। और ये बात सच है कि बॉलीवुड तो भाई बहुत कॉपी करता है भाई, वो तो साउथ मूवीज की भी करता है और हॉलीवुड की भी बहुत ज्यादा करता है। तो खैर अपना कंटेंट लेके आए, अपनी एक पहचान लेकर आए। और मुझे लगता है जब वो अपनी आज बॉलीवुड अगर कोई फ्लॉप चल रहा है ना, तो वो शायद यही रीजन है कि उन्होंने जो कॉपी करना स्टार्ट किया था ना जब से, तो उन्होंने हॉलीवुड को कॉपी किया। और हॉलीवुड में आपको पता है कि वो अपनी देश को ही अच्छा बोलते हैं, कभी इंडिया को तो अच्छा बोलेंगे नहीं ना, जाहिर सी बात है। तो वो उसमें जो इन्होंने बोला तो इन्होंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी किया तो जाहिर बात है सब कुछ सेम ही था, तो उसमें इस वजह से लोग जो है ना उनको बॉलीवुड को डिसलाइक करते हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री के अगेंस्ट ही बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो शायद यही रीज़न है कि बॉलीवुड आज इतना खसारे में जा रहा है। आप एग्जाम्पल ले लो लाल सिंह चड्ढा की। उसके बाद फिर इन्होंने बात की एजुकेशन के ऊपर। तो मैं ये समझती हूँ कि एजुकेशन एक मेन की होता है, जो कि अब गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रही है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी की है जिसमें इंसान को उसका माइंड सेट करती है, उसको एक मतलब कि उसके कहते हैं ना ताले को चाबी लगाती है। एजुकेशन एक चाबी है, ठीक है, जो चाबी लगाएंगे आपके दिमाग को चाबी लगेगी, आपका दिमाग जो है ना वो
खजाने से भरा हुआ निकलेगा, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही आई थिंक कि एजुकेशन हर बच्चे को होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको एजुकेशन नहीं भी मिलती, जाहिर बात है स्कूल्स जो विलेज साइड पे होते हैं वहाँ पर मुश्किल होती है, दूर दूर स्कूल्स होते हैं, लेकिन एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। जो मैंने इसमें पॉइंट उनका नोट किया एजुकेशन लेवल पर, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अभी भी वही 90s के दौर का है, तो हमें अपना जो सिलेबस है उसको चेंज करना है। सिलेबस कैसे चेंज करना है, हमें अपनी एजुकेशन अपने तरीके से होनी चाहिए, जिससे हमें कुछ नए से नया सीखने को मिले, ताकि हमारा जो फ्यूचर है उसमें हम नए आइडियाज को लेकर आए, हम कॉपी ना करें किसी से, हम हर चीज़ अपने नए आइडिया से लेकर आए। तो ये बात सही है। वैसे नो डाउट एजुकेशन इंडिया की बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू बिफोर, लेकिन यह है कि और ज़्यादा मज़ीद होनी चाहिए, जो कि इसमें मुझे समझ भी आई और आई थिंक ये सही भी है। इसके अलावा आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना डिज़ाइन लाना चाहिए। ब्रिटिश का जो है वो थोड़ा डिफरेंट, उनका जो है वो आज भी मतलब कि वो उनका स्टाइल जो है वो 90s में तो चलो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं दिखता है ना, अभी भी है उनका, उनके टाइम में जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, इवन तो कराची में हुई है, मुंबई में है, लेकिन वैसे अगर नॉर्मली हम देखें तो अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, मतलब ये सारी उस टाइप की भी बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे होते हैं। लेकिन ठीक है, खैर ये इतना बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन ये है कि मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि अगर हम इसके अलावा हट के देखें तो अमेरिका अभी भारत की बड़ी कॉपी करता है। आप देख लो हर चीज़ में वो कॉपी करता है। जब से भारत आज़ाद हुआ इसके बाद से देखो अमेरिका ने भारत की क्या क्या चीज़ कॉपी नहीं की है, मतलब शैम्पू तक उन्होंने कॉपी किया, हर चीज़ कॉपी की है, और जितने भी न्यू आइडियाज़ हैं वो सारे अमेरिका और ये और कंट्रीज़ हो गए, ये सारे उनकी कॉपी कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, नो डाउट। सो अच्छा लगता है कि भारत ग्रो करे और ये जो गुर्बत है वो कम हो और ज़्यादा कम हो, और ऑलमोस्ट काम कर रहा है भारत। लेकिन यार जाहिर बात है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, उसको टैकल करना इतना आसान नहीं होता। हम सोच सकते हैं सिर्फ जो गवर्नमेंट लेवल पर काम हो रहा है, जाहिर बात है उनको आइडिया है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, गुर्बत को कैसे कंट्रोल करना है, उसको क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी है। बस ये तो न्यू जनरेशन है जो इस पे फोकस कर सकती है। जाहिर बात है गवर्नमेंट के साथ न्यू जनरेशन को भी फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे जो है वो न्यू जनरेशन नो डाउट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ये नई जनरेशन नेशन है, क्योंकि इससे भारत वैसे तो हज़ारों साल पुराना सिविलाइजेशन है कि हम कह सकते हैं, हिस्टोरिकल है, लेकिन अगर हम देखें तो उनके पास नेशन न्यू है, ऐसी नेशन है जिसमें आप मतलब यंग लोग हैं जो भारत में कुछ कर सकते हैं। अब ये जो ये कामयाब कंट्रीज हैं उनके पास ये सब कुछ नहीं है, मतलब न्यू जनरेशन नहीं है जो इस तरह से कंट्री को ऊपर उठा सकें, वो बूढ़े हो गए, अब नई जनरेशन वो कहाँ से लेकर आए। तो खैर बेस्ट ऑफ लक गाइस, आई होप कि आप लोग भी अपनी कंट्री के साथ अपनी गवर्नमेंट के साथ जो है वो एफर्ट करें और आगे बढ़ें, और खुशी होगी, अच्छा ही लगेगा कि भारत आगे बढ़ रहा है, और जब भी कोई अच्छी खबर आती है तो अच्छा ही लग रहा होता है। सो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।